वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारे क्लास 12 फाइन आर्ट्स का चैप्टर 5 द पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जिसमें हमने पिछले 2 पार्ट्स में जो बसोली स्कूल है उसको कंप्लीट कर लिया था, गुलेर स्कूल को कंप्लीट कर लिया था। और आज इस पार्ट में हम अपने जो लास्ट स्कूल है पहाड़ी स्कूल्स में, लास्ट सब स्कूल है कांगड़ा स्कूल, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांगड़ा स्कूल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत डीपली समझेंगे और बहुत ध्यान से समझना इसे। Painting in the Kangra region blossomed under the patronage of a remarkable ruler, Raja Sansar Chand. It is believed that when Prakash Chand of Guler came under grave financial crisis and could no longer maintain his atelier, his master artist Manaku and his sons took service under Sansar Chand of Kangra. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कांगड़ा पेंटिंग की सबसे बड़ी ग्रोथ और जो गोल्डन एज है वो राजा संसार चंद के टाइम पे हुई थी, जो 1775 से 1823 के बीच का टाइम पीरियड था। जो राजा संसार चंद हैं ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैटर्न थे कि इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को फुल सपोर्ट दिया था और इसी वजह से जो कांगड़ा स्टाइल है वो अपनी पीक पर भी पहुंच गया था इनके टाइम पे। तो जब प्रकाश चंद ऑफ गुलेर, मतलब हमने देखा था ना कि गुलेर में प्रकाश चंद थे, तो वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और प्रकाश चंद के जो कोर्ट आर्टिस्ट थे वो हमने देखा था कि वो मानकू थे। तो एक ऐसा टाइम आया था जब जो प्रकाश चंद है वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे, उनके पास पैसे थे ही नहीं, अपनी जो वो पेंटिंग वर्कशॉप जो एटीलियर था उसको चलाने के लिए पैसा बचा ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब है कि जो गुलेर स्कूल का सेंटर है वो उस टाइम पे वीक हो गया था। तब उनके जो मास्टर आर्टिस्ट थे जो मानकू हैं और जो उनके सन्स थे उन्होंने अपना करियर शिफ्ट करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रकाश चंद को छोड़ के वो संसार चंद के कोर्ट में आ गए, मतलब कांगड़ा ज्वाइन कर लिया। इसी वजह से गुलेर की जो रिफाइंड ट्रेडिशन और जो कांगड़ा का एनवायरमेंट है वो मिक्स हो गया था, जिससे एक मैच्योर्ड कांगड़ा स्टाइल डेवलप हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि है कालिया मर्दाना की। तो यहाँ पे क्या भगवत पुराण से लिया हुआ है। तो यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि कृष्ण जो है वो एक जो प्रसिद्ध लीला है, मतलब प्रसिद्ध लीला एक स्टोरी है ये, तो उसमें जो कालिया नाग है उसको हराते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो नदी है ये यमुना नदी है और यमुना नदी में एक बहुत बड़ा जहरीला नाग था जिसका कालिया नाम था, तो वो वहाँ पे रहता था। कृष्ण उसके जो सिर है, जिनके बहुत सारे सिर थे कालिया नाग के, तो इनके सिरों पर चढ़ के नाचने लगते हैं, मतलब एविल पे विक्ट्री इस तरह का कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सेंटर में हमें कृष्ण को दिख ही रहा है हमें कि भगवान कृष्ण है जो नाग के जो है फन है उनके ऊपर खड़े हुए हैं। उनकी बॉडी स्लिम और एनर्जेटिक सी है, मतलब यूथ और जो पावर का सिंबल होता है। इसी तरीके से इन्होंने येलो कलर की धोती पहन रखी है। तो जो कांगड़ा स्कूल था उसका सिग्नेचर क्या था कि सॉफ्ट कलर पैलेट थी, ठीक है, ज्यादा तड़बड़ वाले कलर नहीं थे। ये चीज हमने ट्रांजिशन फेज में भी देखी ली थी। जो नाग है, जो कालिया नाग है, वो ह्यूज स्नेक के रूप में बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा है, और उसके ऊपर जो कृष्ण है वो खड़े हुए हैं, जो कि धर्म पे जो अधर्म की जीत होती है ना, वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ कांगड़ा स्कूल के फीचर्स हैं, जैसे नेचुरलिज्म है कि पानी की वेव्स वगैरह और जो ग्रीनरी है बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही है, जैसे यहाँ पे ये वेव्स वगैरह बनाई हुई है, यहाँ पत्ते हैं तो बहुत ज्यादा नेचुरल है। पेस्टल कलर्स का यूज किया है कि ब्राइट बोल्ड वगैरह नहीं है, यहाँ पे सॉफ्ट टोन्स है जैसे ग्रीन, पिंक, येलो, इस तरीके के। कुछ इमोशनल डेप्थ भी है कि जो नागनियों के जो फोल्डेड हैंड्स वगैरह और कृष्ण के जो काम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे जो इमोशंस है वो साफ साफ हमें दिख रहे हैं। फिर कुछ भक्ति थीम भी है। भक्ति थीम कैसे है, क्योंकि ये जो सीन है ये भगवत पुराण से लिया हुआ है, तो यहाँ पे कृष्ण को डिवाइन सेवियर की तरह दिखाया हुआ है। Sansar Chand ascended to the throne at the tender age of 10 years after the kingdom had been restored to its earlier glory by his grandfather Ghamand Chand. They belonged to the Katoch dynasty of rulers who had been ruling the Kangra region for a long time until Jahangir conquered their territory in the 17th century and made them his vassals. After the decline of the Mughal power, Raja Ghamand Chand recovered most of the territory and founded his capital town of Tira Sujanpur on the banks of river Byas and constructed fine monuments. He also maintained an atelier of artists. तो यहाँ पे जो कांगड़ा स्कूल है उसका बैकग्राउंड दिखाया गया कि सबसे पहले जो राजा संसार चंद है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है अबाउट राजा संसार चंद, ठीक है। तो ये क्या है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ये किंग बन गए थे। तो सोचो कि हम लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, मतलब, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये चीज़ ना हम अभी भी देख सकते हैं कि जो अभी पीछे आईपीएल हुआ था उसमें भी हमें देखने को मिल रहा था कि जो वैभव सूर्यवंशी थे वो सिर्फ 14 ईयर्स के हैं और वो इतना अच्छा खेल रहे थे। तो उसी तरीके का है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे, और वो जैसे राजा संसार चंद हैं ये 10 ही साल के थे और इन्होंने पूरा साम्राज्य संभाल लिया था और ये कटोच डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि राजा संसार चंद जो थे ये मोस्ट फेमस पैटर्न थे कांगड़ा पेंटिंग के। उसके बाद अगर हम कटोच डायनेस्टी और मुगल्स को देखें तो कटोच रूलर्स जो है वो बहुत पुराने टाइम से जो कांगड़ा रीजन है उस पर रूल कर रहे थे, जो कटोच डायनेस्टी के रूलर्स थे। लेकिन 17th सेंचुरी में जहांगीर जो थे, मतलब अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, उन्होंने उनका जो टेरिटरी है वो जीत लिया था कटोच रूलर्स का, और उन्हें अपना वेसल क्या होता है डिपेंडेंट रूलर जो होता है वो बना लिया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो एरिया कटोच रूलर्स के पास था वो मुगल्स के पास जा चुका था। फिर अगर हम देखें राजा घमंड चंद के बारे में, तो जो संसार चंद है उनके ग्रैंडफादर थे राजा घमंड चंद, ठीक है। तो मुगल पावर जब डिक्लाइन होने लगा था तब उन्होंने दोबारा अपना लॉस्ट टेरिटरी वापस जीत लिया था। जो कैपिटल है वो बनाया जो टीरा सुजानपुर है, जो रिवर ब्यास के किनारे है उसको। तो कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है कि टीरा सुजानपुर। तो वहाँ पे कुछ फाइन मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, एक आर्टिस्ट का एटीलियर जो पेंटिंग वर्कशॉप होता है वो भी बनाया। तो यहाँ ना एक ट्रिक है जस्ट याद रखने के लिए, बाकी और कुछ नहीं, कि घमंड चंद जो हैं उन्हें घमंड किस चीज़ का था कि उन्होंने जो अपनी टेरिटरी खो दी थी उसको इन्होंने वापस से जीत लिया। तो खोई हुई अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापस लेने का घमंड जो था वो उन्होंने सच में दिखाया था, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। Raja Sansar Chand established supremacy of Kangra over all surrounding hill states. Tira Sujanpur emerged as the most prolific center of painting under his patronage. An earlier phase of Kangra Kalam paintings is witnessed in Alampur, and the most mature paintings were painted at Nadaun, where Sansar Chand shifted later in his life. All these centers were on the banks of river Byas. Alampur along with the river Byas can be recognized in some paintings. Less number of paintings was done in Kangra as it remained under the Mughals till 1786 and later the 6th. तो यहाँ पे क्या है कि जो संसार चंद थे, यहाँ अगर हम सुप्रीमेसी देखें कांगड़ा की, कांगड़ा की सुप्रीमेसी कैसी थी कि जो संसार चंद थे उन्होंने कांगड़ा को सबसे पावरफुल हिल स्टेशन बना दिया था। मतलब साइड की जो छोटी रियासतें थी उन पे भी कांगड़ा की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, जो टीरा सुजानपुर है, टीरा सुजानपुर कैपिटल भी था और एक आर्ट सेंटर भी था। तो संसार चंद का कैपिटल क्या था, टीरा सुजानपुर, और यहाँ जो पेंटिंग्स थी उनका सबसे, मतलब इसको पेंटिंग्स का सबसे प्रोलिफिक सेंटर माना जाता था। मतलब आर्टिस्ट के लिए एक हब बन गया था कि जैसे आज के टाइम पे मुंबई है वो बॉलीवुड के लिए फेमस है, वैसे ही टीरा सुजानपुर जो था वो पहाड़ी पेंटिंग्स का बॉलीवुड था, इस तरीके से समझ लो। तो पहाड़ी पेंटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती थी, टीरा सुजानपुर में, जो कैपिटल भी थी। उसके बाद जो डिफरेंट सेंटर्स और जो सेंटर्स थे कांगड़ा कलाम के वो क्या थे, एक तो था आलमपुर, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि टीरा सुजानपुर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आलमपुर, ठीक है। आलमपुर में क्या था कि अर्लीस्ट फेज ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स यहीं से शुरू हुई थी, आलमपुर से ही। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास नदाउन। नदाउन क्या है कि यहाँ पे मैच्योर्ड फेज, मतलब यहाँ जो संसार चंद अपनी लाइफ के जो लेटर पार्ट में शिफ्ट हो गए थे तो यहाँ पे मैच्योर्ड फेज था पेंटिंग का नदाउन में। तो जो टीरा सुजानपुर है ये एक प्रोलिफिक फेज था। कॉमन पॉइंट क्या है कि जितने भी सेटलमेंट्स हैं या जितने भी आर्ट सेंटर्स हैं ये सारे ब्यास रिवर के किनारे पे ही थे, ठीक है।
तो ब्यास रिवर से कनेक्शन क्या था कि आर्टिस्ट ने जो भी अपनी पेंटिंग्स हैं उनमें रिवर ब्यास को भी डिपिक्ट किया है। फॉर एग्जांपल कुछ लैंडस्केप्स में जो आलमपुर है और जो ब्यास रिवर है वो क्लियरली दोनों चीजें विजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो कांगड़ा थे वो मुगल्स और सिक्स के अंडर आ गए थे, जिसकी वजह से क्या था कि कांगड़ा के जो खुद का आउटपुट था वो ज्यादा नहीं था क्योंकि मुगल कंट्रोल में थे, और उसके बाद वो सिक्स के अंडर आ गए थे मुगल से जब छूटे उसके बाद। तो मतलब कांगड़ा के जो पेंटिंग्स वगैरह का प्रोडक्शन कम हुआ था, पर साइड सेंटर्स जो थे जैसे आलमपुर है, नदाउन है, तीरा सुजानपुर है, यहाँ पे उस चीज का ब्लूम भी हो रहा था। Sansar Chand's son Anirudh Chand too was a generous pattern and is often seen painted with his courtiers. The Kangra style is by far the most poetic and lyrical of Indian styles, marked with serene beauty and delicacy of execution. Characteristic features of the Kangra style are delicacy of line, brilliance of color, and minuteness of decorative details. Distinctive in the delineation of the female face with straight nose in line with the forehead, which came in vogue around the 1790s, is the most distinctive feature of this style. तो यहाँ पे क्या था कि संसार चंद जो थे उनके बाद उनके जो बेटे थे अनिरुद्ध चंद, उनको वो जो पेंटिंग के पैटर्न बने। तो यहाँ पे एक डिटेल याद रखो कि उनको अक्सर अपने कोर्टियर्स के साथ पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि जो किंग है वो बैठे हुए हैं, मतलब जो अनिरुद्ध चंद है वो बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके कोर्टियर्स है। इस तरह की पेंटिंग्स हमें ज्यादा मिली हैं। मतलब कांगड़ा पैटर्नेज एक ही जनरेशन तक लिमिटेड नहीं था, जो नेक्स्ट रूलर था वो भी आर्ट को कंटिन्यू करता था, कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा था, पैटर्नाइज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो कांगड़ा स्टाइल है जो पोएटिक और लिरिकल है, मतलब अगर पहाड़ी पेंटिंग के गाना होता, जस्ट इमेजिन कि अगर पहाड़ी पेंटिंग के गाना होता तो कांगड़ा स्टाइल उसका सबसे रोमांटिक और मेलोडियस सॉन्ग होता, क्योंकि इसमें जो सीरीन ब्यूटी है प्लस डेलिकेसी है, मतलब एग्जीक्यूशन की जो डेलिकेसी है वो सब कुछ हमें क्लियरली दिखाई देता है कि बहुत ही सॉफ्ट लिरिकल और सोलफुल सी वाइब आती है इनकी पेंटिंग्स में। डेलिकेसी ऑफ लाइन का क्या मतलब है कि जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो बिल्कुल फाइन और स्मूथ थे। फॉर एग्जांपल जैसे एक मेहंदी आर्टिस्ट है वो फाइन कौन से इंट्रिकेट डिजाइन बनाता है, जैसे बिल्कुल क्लियरली और नीट एंड क्लीन सा डिजाइन बनाता है, उसी तरह यहाँ पे भी जो पेंटिंग्स वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती थी। उसके बाद ब्रिलियंस ऑफ कलर, ब्रिलियंस ऑफ कलर का क्या है कि नेचुरल और वाइब्रेंट ह्यूज थे उस टाइम पे, कि जैसे अगर आप सोचो कि गुलाबी कलर है, हरा है, मतलब पर्पल और ग्रीन ब्लू इस तरह की शेड्स है, वो बिल्कुल फ्रेश लगती है हमें, ठीक है। और तो इसी तरह के कलर्स का वो यूज करते थे जो बिल्कुल फ्रेश सा लुक देते थे। उसके बाद माइन्यूटनेस ऑफ डेकोरेटिव डिटेल है, मतलब हर छोटी चीज को डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है कि जैसे ज्वेलरी का पैटर्न है या कोई जो क्लोथ्स है उस पर कोई डिजाइन वगैरह हैं, ट्रीज की लीव्स तक इंडिविजुअली पेंट की गई थी, तो इस तरह की माइन्यूटनेस भी देखने को मिलती है। उसके बाद जो फीमेल फेस है उसकी भी एक स्पेशलिटी थी कि सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर था वो फीमेल प्रोफाइल ही थी कि नोज और जो फोरहेड है उसको एक ही लाइन में वो होता था, स्ट्रेट नोज होती थी बिना किसी ब्रेक के, ऑलमोस्ट एक स्लोप जैसे इसी तरीके की होती थी। तो ये फैशन 1790s के बाद पॉपुलर हुआ था और कांगड़ा की एक अलग आइडेंटिटी बन गई थी इन सभी चीजों की वजह से। तो यहाँ पे ना एक फन लाइन है जिसे आप इसको याद भी रख सकते हो कि कांगड़ा की जो नारी थी वो स्ट्रेट नोज वाली थी, कि कांगड़ा की नारी स्ट्रेट नोज वाली, इस तरीके से। Most popular themes that were painted were the Bhagavad Puran, Gita Govinda, Nal Damayanti, Bihari Satsai, Ragmal, and Baramas. Many other paintings comprise a pictorial record of Sansar Chand and his court. He is shown sitting by the riverside, listening to music, watching dancers, presiding over festivals, practicing tent pegging and archery, drilling troops, and so on and forth. Fattu, Purkhu, and Kushala are important painters of the Kangra style. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो कांगड़ा के पेंटर्स थे उनके फेमस टॉपिक्स क्या थे, भगवत पुराण में क्या था कि कृष्ण की लीला भक्ति ये सब चीजें होती थी। गीता गोविंदा मतलब जो राधा कृष्ण का डिवाइन लव था वो सब चीजें दिखाते थे गीता गोविंदा में। फिर है नला दमयंती में क्या था कि जो रोमांटिक कहानियां हैं, कुछ जो विवाह और मिलाप वगैरह चीजें हैं, ये सब होता था। फिर बिहारी सत्सई जिसमें शॉर्ट लव कपलेट्स को एक पेंटिंग में बदल देते थे, उस तरीके की चीजें थी, ये भी हमने देखा था पहले के वीडियोस में। उसके बाद रागमल क्या होता है कि जो राग वगैरह होते थे कि इंसान के जो सीन्स हैं वो मतलब म्यूजिक नोट्स को पेंट किया जाता था। फिर जो 12 मास हैं, 12 महीने 12 सीजन और जो 12 मूड था ये वाली चीज, तो ये सब कुछ इनके फेमस थीम्स होते थे। और सिर्फ जो है माइथोलॉजिकल नहीं होते थे, बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जिसमें जो संसार चंद के दरबार की जो लाइफ है, कोर्ट लाइफ है, उसकी भी फोटो एल्बम जैसे रिकॉर्ड हमें मिले हैं। तो जैसे अगर आपको याद हो तो नैनसुख ने जो जसरोटा में बलवंत सिंह जसरोटा के राजा थे, तो नैन सिंह ने उनकी डेली लाइफ डायरी बनाई थी। तो कांगड़ा में भी ये रोल संसार चंद के साथ होता था कि संसार चंद की डेली लाइफ यहाँ पे पेंट की जाती थी। उसके बाद उनको कुछ सीन्स हैं, जैसे वो रिवर साइड में बैठे हुए हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, इसका सीन बना दिया। वो संगीत सुन रहे हैं, उस चीज का बना दिया। कुछ डांसर्स को देख रहे हैं, जो कल्चरल पैटर्न थे ना, तो वो चीज बना दी। फेस्टिवल्स को लीड कर रहे थे, या टेंट पेगिंग, आर्चरी वगैरह, मतलब जो रॉयल स्पोर्ट्स और वॉर की स्किल्स है उसको भी पेंट किया गया था। ट्रूप ड्रिल्स थे, मतलब जो आर्मी का डिसिप्लिन है उस चीज को भी दिखाया गया था। तो यहाँ पे लेजर प्लस कल्चरल प्लस पावर तीनों को कांगड़ा पेंटर्स ने कैप्चर किया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा में जो कोर्ट लाइफ है वो कैसे दिखाई देती है, तो ये जो 5-6 एक्टिविटीज मैंने बताई इन्हीं को बुलेट पॉइंट्स में बना के लिख देना। उसके बाद जो फट्टू पुरकुर जो खुशाला है, तो ये 3 नाम कौन से थे, ये पंडित सीयू की फैमिली के ही थे, जो नैनसुख और मानक थे उन्हीं के सन्स थे ये। तो ये भी मतलब कांगड़ा स्टाइल के इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे ही। तो ये चीज़ तो हम देख भी चुके हैं। ड्यूरिंग संसार चंद्स रेन द प्रोडक्शन ऑफ कांगड़ा स्कूल वाज फार ग्रेटर देन एनी अदर हिल स्टेट। तो जो संसार चंद का टाइम था 1775 से 1823 का जो टाइम था, यहाँ पे कांगड़ा जो था वो नंबर 1 आर्ट फैक्ट्री था, कि सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स और जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज्यादा था इसी टाइम पे, ठीक है। दूसरे जो हिल स्टेट थे जैसे गुलेर, चंबा, बसोली, तो इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स यहीं पे बन रही थी। He exercised wide political power and was able to support a large studio with artists from Guler and other areas. और जो संसार चंद वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग तो थे, मतलब पैसा भी था और पावर भी, दोनों चीजें इनके पास थी। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो स्टूडियो है, वर्कशॉप है, वो बनवाया था, जहाँ पे गुलेर और भी जो जगह थे वहाँ से पेंटर्स को बुलाया गया था। तो ये चीज याद रखो कि जो गुलेर के आर्टिस्ट थे, जो मानकू नैनसुख की फैमिली से ही थे, वो पहले से ही फेमस थे। तो अब कांगड़ा शिफ्ट होने के बाद उन्होंने और आर्ट को फ्लरिश करना शुरू कर दिया। The Kangra style soon spread from Tira Sujanpur to Garhwal in the east and Kashmir in the west. Painting activity was severely affected around 1805 when the Gurkhas besieged the Kangra fort and Sansar Chand had to flee to his hill place at Tira Sujanpur. तो यहाँ पे क्या है कि जो कांगड़ा पेंटिंग है उसका इन्फ्लुएंस लोकल नहीं था, मतलब ऑल जो सारे जो हिमालय से वहाँ तक स्प्रेड हो चुका था। ये डायरेक्शन क्या थी, जैसे ईस्ट में गढ़वाल तक और वेस्ट में कश्मीर तक, वहाँ तक ये सारी चीजें जो हैं वो स्प्रेड हो चुकी थी। तो इसको ना ऐसे याद रख सकते हो कि जो गढ़वाल है वो जी से गढ़वाल वो गंगा साइड था, जी से गंगा साइड की साइड होगी ईस्ट की साइड, और जो कश्मीर है वो कोल्ड साइड था, मतलब वेस्ट की साइड था। तो इस तरीके से याद कर लो। उसके बाद जो 1805 में क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आ गया। 1805 में टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि जो गुरखास हैं उन्होंने कांगड़ा फोर्ट पे अटैक कर दिया। संसार चंद को जो टीरा सुजानपुर उनकी कैपिटल थी ना, संसार चंद को वहां पे जाना पड़ा। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला इस चीज का कि जो पेंटिंग प्रोडक्शन है वो बिल्कुल क्रैश हो गया उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि 1805 में गुरखा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से कांगड़ा पेंटिंग्स का डाउनफॉल हो गया था। इन 1809 विद द हेल्प ऑफ रणजीत सिंह द गुरखास वर ड्रिवन अवे। दो संसार चंद कंटिन्यू टू मेंटेन हिज एटीलियर ऑफ आर्टिस्ट द वर्क नो लॉन्गर पैरेलल मास्टरपीसेस ऑफ द पीरियड 1785 टू 1805। तो 1809 में क्या हुआ था कि रणजीत सिंह जो कि एक सिख रूलर थे, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि रणजीत सिंह सिख रूलर थे, तो उनकी हेल्प से गुरखास को निकाल दिया गया था, ठीक है। लेकिन
इस टाइम पे जो कांगड़ा आर्ट है उसकी शाइन धीरे धीरे कम होने लगी थी कि जो 1809 के बाद स्टूडियो तो चल रहा था, लेकिन जो आर्ट की क्वालिटी थी, उसका जो बेस्ट फेस था 1785 से 1805 का, उस जैसा नहीं लग रहा था। जो क्वालिटी थी आर्ट की वो जैसी नहीं थी। तो ये चीज याद रखना कि गोल्डन पीरियड कांगड़ा का 1785 से 1805 तक था, जहां पे पीक क्वालिटी मिल रही थी। उसके मतलब 1805 के बाद तो डिक्लाइन फेज शुरू हो गया था। This series of Bhagavad Puran paintings is one of the greatest achievements of Kangra artists. It is remarkable for its effortless naturalism, depth, and vivid rendering of figures in unusual poses that crisply portray dramatic scenes. The principal master is believed to have been a descendant of Nansuk, commanding much of his skill. तो जो कांगड़ा पेंटर्स है उनके सबसे बड़ा काम क्या था? भगवत पुराण की जो पेंटिंग सीरीज है वो। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि फेमस थीम क्या था कांगड़ा स्कूल का, तो आपको डायरेक्ट बोल देना है कि भगवत पुराण की सीरीज। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वालिटीज याद रखो। 3 क्वालिटीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले था एफर्टलेस नेचुरलिज्म। ठीक है, एफर्टलेस नेचुरलिज्म का मतलब क्या है कि सब कुछ रियल है, बिल्कुल नेचुरल जैसा लगता है, जैसे नेचर के अंदर इंसान घुसा हुआ है। दूसरी जो क्वालिटी थी वो थी डेफ्ट एंड विविड रेंडरिंग। डेफ्ट एंड विविड रेंडरिंग का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा स्किलफुल और ब्राइट कलर्स। तीसरा है अनयूजुअल पोजेस। अनयूजुअल पोजेस का मतलब है कि लोग अक्सर अलग अलग एंगल्स या फिर पोजेस में हमें देखने को मिलते हैं जो कोई ड्रामा को रियल बना देता है इसी तरीके से। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कालिया मर्दान वाली पेंटिंग देखी थी, जो वो सांप की पेंटिंग थी, तो उस पेंटिंग में कृष्ण जो है वो सर्पेंट के ऊपर डांस करते हैं, तो पोज तो अनयूजुअल सा है लेकिन सीन को वो ड्रामेटिक बना देता है। उसके बाद जो कांगड़ा का ये जो मास्टरपीस बनाने वाला जो आर्टिस्ट है वो नैनसुक की फैमिली से ही था, मतलब उन्हीं का कोई डिसेंडेंट था, और उसने जो अपने दादा या फिर जो बड़े बूढ़े थे उन्हीं के आर्टिस्टिक स्किल को इनहेरिट किया था, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। तो आप ये याद रखो कि नैनसुक जो है मतलब एन से नैनसुक और एन से नेचुरलिज्म, कि नैनसुक और उनकी जो पूरी फैमिली है वहाँ पे नेचुरलिज्म बहुत ज्यादा था, तो दोनों एन से याद रख लो इस चीज को। तो अगर आपको कांगड़ा स्कूल के मास्टरपीस के एग्जांपल्स या फिर क्वालिटीज लिखने हो तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि सबसे पहले तो भगवत पुराण की सीरीज उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। दूसरा आप लिख सकते हो उनकी क्वालिटीज क्या थी कि नेचुरलिज्म था, विविड कलर्स का यूज करते थे, अनयूजुअल पोजेस थे, ड्रामेटिक सीन्स थे। तीसरा लिख सकते हैं कि जो नैनसुक के डिसेंडेंट थे वो भी प्रिंसिपल आर्टिस्ट ही थे। This painting is a depiction from Ras Panchdhyai, a group of 5 chapters from the Bhagavad Puran devoted to the philosophical concept of Ras. It has passages that speak movingly of the love that gopis have for Krishna. Their pain is real when Krishna suddenly disappears. In their forlorn state of separation, they appear utterly devastated with the fruitlessness of search when the deer, trees, or creepers whom they address in their distracted state do not have answers to their piteous questions regarding the whereabouts of Krishna. तो यहाँ पे क्या है कि जो पेंटिंग है, मतलब कौन सी पेंटिंग, जो हमारी ये वाली पेंटिंग है, इसमें एक सीन दिखाया गया जो कि है रास पंचध्यायी का। ठीक है, रास पंचध्यायी से ये सीन लिया हुआ है। तो पंच मतलब 5, तो भगवत पुराण के जो 5 चैप्टर्स थे वो सारे रास के बारे में थे, मतलब डिवाइन लव के बारे में थे। तो इन 5 चैप्टर्स का जो मेन थीम था वो था रास, मतलब डिवाइन लव एंड ब्लिस। कृष्ण और जो गोपियां हैं उनके जो प्रेम है उसको एक फिलोसॉफिकल भक्ति के कांसेप्ट के रूप में समझाया गया था इन चीजों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रास पंचध्यायी है इसका क्या मतलब है? फिलोसफी ऑफ डिवाइन लव, की भक्ति जो रास है वो चीज। उसके बाद ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनको डिटेल में बताया गया है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से कितनी इंटेंसिव लव करती थी। ये लव कोई नॉर्मल नहीं था, बल्कि जो एक स्पिरिचुअल डिवोशन होता है कि जो भक्ति रास है उसका ये एक सिंबल था। कि यहाँ सीन क्या है कि जो कृष्ण है वो गोपियों के बीच डांस कर रहे हैं, फिर एकदम से जो अंतर ध्यान हो जाता है, मतलब एकदम से वो डिसअपियर हो जाती हैं, और जो गोपियां हैं वो दुख में होती हैं, वो विराह विराह मतलब पेन ऑफ सेपरेशन उसमें होती हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो फिर जो कृष्ण है उनके बिना जो गोपियां वो बिल्कुल टूट जाती हैं, डिवेस्टेटेड फील करती हैं, वो हर जगह सर्च करती हैं, लेकिन उनके सर्च का रिजल्ट जो है वो जीरो होता है कि कृष्ण जो है वो नहीं मिलते हैं उन्हें। तो गोपियां अपने दिल के जो दुख है उसके दुख में नेचर से बातें करने लगती हैं कि कभी वो डियर से पूछ रही हैं, कभी वो ट्रीज से पूछ रही है, क्रीपर से पूछ रही हैं कि भाई कृष्ण कहाँ है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। तो उनकी जो व्याकुलता है और जो प्रेम की इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा समझ में आती है हमें इस चीजों से। With minds engrossed in thoughts of Krishna, the gopis recall and enact his various leelas or feats, some of them being the killing of Putana, liberation of Yamla Arjun after Krishna was tied to a mortar by Yashoda, lifting of Mount Govardhan and rescuing the inhabitants of Braj from the heavy downpour and wrath of Indra, subduing of serpent Kalya and the intoxicating call and allure of Krishna's flute. The gopis take on different roles and emulate his divine sports. तो मतलब जो गोपियों का दिमाग है, दिल है, सब कुछ कृष्ण के ही जो थॉट्स हैं उन्हीं में डूबा हुआ था। तो इसी प्रेम और भक्ति में वो कृष्ण के जो किस्से कहानियां हैं उनको याद करती हैं, उनको रीइनेक्ट करती हैं, जैसे एक प्ले या फिर ड्रामा हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो थिएटर एक्ट्रेस बन गई हैं कृष्ण की लाइफ की। जो पूतना है, पूतना एक राक्षसी थी जो जब कृष्ण बच्चे थे तो उनको दूध पिलाकर मारना चाहती थी, जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी, तो कृष्ण ने उसके जो प्राण है वो निकाल लिए थे। ये चीज हमने पहले देखी थी। उसके बाद जो गोपियां हैं वो इसको इनेक्ट करती हैं, तो याद करने से ईजी हो जाता है। उसके बाद जो यशोदा है, यशोदा ने कृष्ण को पनिशमेंट दिया था कि उससे एक जो मोटार है, जो उखली होती है मोटार, तो उससे उसको बांध दिया था। फिर कृष्ण से खींचते खींचते 2 बड़े पेड़ जो जैसे यमला और अर्जुन 2 बड़े पेड़ थे उनको गिरा देते हैं। तो ये जो है ये वास्त्रों को शापित देवता थे, मतलब ये जो 2 पेड़ थे यमला और अर्जुन, ये जो वास्त्र वगैरह होते थे उनके शापित देवता थे, तो कृष्ण ने उनको मुक्ति दे दी थी इस चीज से। तो इस चीज को वो याद रखते हैं, याद करती हैं जो गोपियां हैं वो इस चीज को भी एक्ट करती हैं। फिर एक तीसरा किस्सा जो था वो ये था कि जो इंद्र ने गुस्से में जो ब्रज है उस पर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान भेज दिया था, और कृष्ण एक उंगली पे जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था, और सब लोग और जो जानवर वगैरह थे उसके नीचे आके उन्होंने शायद लिया था, वो वहां से उसको बचा देते हैं। तो ये वाली भी एक स्टोरी थी जिसको वो दोबारा से एक्ट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट था वो कालिया नाग वाला था, जो जहरीला सांप था, वो यमुना में रहता था, तो कृष्ण उसके ऊपर डांस करके उसका जो अहंकार है वो तोड़ देते हैं। तो याद करो पहले जो पेंटिंग हमने देखी थी कालिया मर्दान की वही वाली है। उसके बाद कृष्ण का जो सबसे बड़ा वेपन था वो था बांसुरी, तो उसकी धुन से गोपियां मदमस्त हो जाती हैं, भक्ति और प्रेम का ये सिंबल है। तो गोपियां आसपास में कृष्ण के रोज और जो उसकी लीला वगैरह उसको इनेक्ट करती हैं, कोई कृष्ण बनता है, कोई पूतना बनती है, कोई जो यमला अर्जुन है वो, कोई गोवर्धन सीन में गांव वाले बन जाते हैं। ये सब कृष्ण के बिना उनके दुख को कम करने का एक तरीका था। The artist captures and evokes these sensitive images exquisitely in this folio. On the extreme left, a gopi enacts Krishna's part as she bends forward and appears to suck the bosom of another gopi who plays the role of Putana and raises her hand to the head in response, as if dying while her breath is being sucked away. Next to him, another gopi enacts the character of Yashoda, who along with other gopis holds out her garment in a gesture of removing the evil eye after the young Krishna performed the brave feat of killing Putana. तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिस्ट ने बहुत ही नाजुक और एक भावुक सीन्स को इस पेंटिंग में बहुत फाइन तरीके से दिखाया है। कि जैसे लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक गोपी है वो कृष्ण का रोल प्ले करती है, वो आगे झुक के दूसरी गोपी जो पूतना बनी है उसका जो बोझम है वो सब कर रही है, बिल्कुल जैसे कृष्ण और पूतना, जैसे कृष्ण ने पूतना को मारा था। उसके बाद दूसरी गोपी है वो पूतना का रोल प्ले कर रही है, तो उसने अपना हाथ सर पर उठा लिया है, इस जेस्चर से ऐसे लग रहा है जैसे वो तकलीफ के मारे मर रही हो। तो ये ड्रामा गोपियों का वे था, कृष्ण की जो लीला है उनको याद करने का। फिर एक और गोपी है जो यशोदा का रोल प्ले करती है, मतलब हर गोपी अलग अलग कैरेक्टर बन रही है, फुल ड्रामा प्ले जैसे इस तरीके का कुछ चल रहा है कि पूरा प्ले बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यशोदा वाली गोपी और जो और दूसरी गोपियां वो अपने दुपट्टे को आगे फैला रही हैं, ये जेस्चर नजर उतारने का है कि जो एविल आई रिमूव करते हैं, कि जैसे माँ अपने बच्चों की बुरी नजर उतारती है वैसे ही। तो ये दिखाते हैं कि कृष्ण ने माँ की जो ममता है प्लस जो प्रोटेक्टिव नेचर है और जो गोपियों का भाव है वो चीजें ये दिखाता है।
In the group beside this, towards the right, a gopi enacts the mortar, to which another gopi who plays the role of young Krishna is tied with a cloth band, while his mother admonishingly stands holding a stick in her hands. In the adjoining group, a gopi sporting a turban lifts her piled up odhni atop in the guise of lifting Mount Govardhan. यहाँ देखो कि यहाँ पे दूसरे ग्रुप में जो एक गोपी है वो मोटार जो ओखली होती है वो ओखली बन के बैठी है। ये एक और गोपी कृष्ण का रोल प्ले करती है जो उस मोटार से कपड़े की जो वो मतलब कपड़े से वो बंधी हुई है, और तीसरी गोपी जो है वो यशोदा बनी हुई है जो हाथ में डंडा लेकर कृष्ण को डांट रही है। उसके बाद अगले ग्रुप में एक गोपी है जो जिसने टर्बन पहना हुआ है, और ये क्या कर रही है कि उसने अपना जो ओढ़नी है वो ऊपर उठाया हुआ है, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बाकी गोपियां उसके नीचे खड़ी होकर उसकी मतलब बचाव मांग रही हैं, और जैसे गोवर्धन के नीचे जो ब्रजवासी थे वो बचे हुए थे उस तरीके से। उसके बाद अगर हम देखें कि नीचे जो लेफ्ट कॉर्नर में एक गोपी है वो कृष्ण बन के बांसुरी बजा रही हैं, बाकी जो गोपियां हैं वो कुछ नाच रही हैं, कोई गीत गा रही है, कोई इसी तरह की चीज कर रही है, लेकिन जो उनके ससुराल वाली सास है मतलब मदर इन लॉ है वो उन्हें रोकने के लिए खींच रही हैं, तो ये वाली चीज दिखाई गई है। उसके बाद और जो सबसे बड़ा और ड्रामेटिक सीन है वो नीचे राइट में है कि एक गोपी ने नीला ओढ़ना जिसमें गोल्डन एज है वो जमीन पर फैला दिया है, और एक गोपी ने जो वो ओढ़ना है मतलब वो ओढ़ना बन गया कालिया नाग। ये जो ओढ़ना ये बना हुआ है कालिया नाग जो हमने देखा था, तो बहुत सारे जो हुड्स हैं उनके साथ ये है, और फिर वो गोपी उस पर कृष्ण की तरह नाच रही है कि कालिया जो मर्दान था वो वाला सीन इनेक्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारे सीन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।